प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम व्याकरण के अंतर्गत आपका एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है अपठित गद्यांश। अब हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अपठित गद्यांश में एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना। अपठित गद्यांश जब भी आता है तो उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका हिंदी अर्थ मन में निकालें और फिर उसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करें। तो उसके बारे में ही चर्चा की जा रही है। आपका 80 से 100 शब्दों में बड़ा गद्यांश आएगा, उसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे अटेंड करना है, और वो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश प्रकरण अपठित गद्यांश यानी अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम क्या है? अपठित अवबोधनम। तो यहाँ पर अपठित अवबोधनम में पढ़ते हैं क्या है, यहाँ पर देखते हैं। अपठित अवबोधनम 80 से 100 शब्द परिमिता एक सरल अपठित गद्यांश। एक सरल अपठित गद्यांश आएगा 100 वर्ड का। ठीक है, अपठित गद्यांश जो गद्यांश कभी पढ़ा गया ना हो। बात समझ आ गई? अपठित गद्यांश यानी अपठित यानी जो कभी पढ़ा गया ना हो, आपने कभी पहले पूर्व में पढ़ा नहीं हो। ठीक है, वो अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, अपठित गद्यांश के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान में रखना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर मेन मुख्य बिंदु आया है कि देखो, पहली बात तो है अपठित यानी कि जो गद्यांश कभी पढ़ा गया ना हो वो अपठित गद्यांश कहलाता है। दूसरी बात है अपठित गद्यांश के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। बात समझ आ गई? ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला बिंदु हमारा क्या है, आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, प्रश्न पत्र जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें अपठित गद्यांश संस्कृत भाषा में होता है। किसमें होता है? संस्कृत भाषा में होता है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर मन में हिंदी अर्थ करते हुए तथा प्रश्नों का अर्थ करके समझते हुए उत्तर दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि गद्यांश को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से सुनो, ध्यान से कॉपी निकालो, पेन निकालो और लिखो। देखिए, प्रश्न पत्र में अपठित गद्यांश संस्कृत भाषा में होता है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ध्यान से पढ़ें, एक बार, दो बार, 4 बार, मन में हिंदी अर्थ करें, क्या उसका अर्थ है। वो एग्जाम में आपको कोई हिंदी अर्थ नहीं बताने वाला तो उसका क्या अर्थ है, कोई टीचर नहीं बताएगा। करते हुए तथा हिंदी अर्थ करते हुए तथा प्रश्नों का अर्थ करके, प्रश्नों का भी आपको अर्थ करना पड़ेगा, प्रश्न क्या कह रहा है, समझते हुए उत्तर दें। ठीक है, यानी कि प्रश्न जिस विभक्ति जिस वचन में पूछ रहा है, जिस लिंग में है, उसी विभक्ति उसी वचन में आपको उत्तर देना पड़ेगा। एक पदेन, पूर्ण वाक्य, जो भी होगा। आगे देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ख पॉइंट है प्रश्न जिस विभक्ति, क पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ख है प्रश्न जिस विभक्ति वचन लिंग में होता है, उत्तर भी उसी विभक्ति वचन लिंग में देना पड़ता है। मैंने जो आपको अभी बात समझाई वही बात आ गई है। बात समझ आ गई? प्रश्न अगर जिस विभक्ति में पूछ रहा है, जैसे देखो उदाहरण, श्री रामस्य पिता क अस्ति। श्री राम के पिता कौन है? तो क अस्ति बच्चों उत्तम संधि के अनुसार करें तो को अस्ति बनेगा। क्या बनेगा? को अस्ति। उत्तर क्या है? श्री रामस्य पिता दशरथः अस्ति। बच्चों देखो, कह में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। वचन कौन सा है? एक वचन। और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो प्रथम विभक्ति पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, तो इसी विभक्ति इसी वचन लिंग में उत्तर देना पड़ेगा। तो पुल्लिंग में ये उत्तर दशरथ जैसे है, पिताजी का क्या नाम है? राम के पिताजी क्या नाम है? दशरथ। तो दशरथ पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति एक वचन में उत्तर देना है, तो दशरथः हो जाएगा। कह दशरथः, ये इसका उत्तर हो गया। और इस तरह से भी आप दे सकते हो उत्तर, दशरथो अस्ति। ठीक है, ऐसे उत्तर बना सकते हो। ये उत्तम संधि हो गई। ठीक है, प्रश्न संबंधी मुख्य बिंदु। प्रश्न संबंधी यानी कि आपके प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या पूछा जाएगा, उससे संबंधित मुख्य बिंदु आपके सामने ये रहे स्क्रीन पर। देखिए क्या है, शीर्षक दानम। आपके अनसीन पैसेज में पहला क्वेश्चन आपका पॉइंट शीर्षक दानम, यानी कि आपका एक पदेन पहला होगा, दूसरा पूर्ण वाक्य होगा, तीसरे नंबर पर शीर्षक पूछा जा सकता है या पहले नंबर पर शीर्षक पूछा जा सकता है। तो शीर्षक प्रदानम यानी कि आपको आपका गद्यांश आएगा, उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ करके
और इंडिया जोन में करके वो किसके बारे में बताया जा रहा है, वो किसके बारे में है, चाणक्य के बारे में, विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में है, या ताजमहल के बारे में है, या फिर दीपावली पर है, होली पे, किस पे है वो पैराग्राफ, वो आपको यहाँ पर शीर्षक लिखना है, प्रथम विभक्ति एकवचन लिखना है। अगर आपको षष्ठी विभक्ति में नहीं बनाना आ रहा है शीर्षक, तो देखो जैसे आपका स्वामी विवेकानंद के बारे में या ताजमहल के बारे में है या परोपकार के बारे में है शीर्षक, तो परोपकारस्य वर्णनम, ठीक है बच्चों, या महत्वम लिख सकते हैं। और अथवा आप केवल परोपकार भी लिख सकते हो, परोपकारः, इस तरह से भी, यानी कि शीर्षक देने का तरीका मैंने बता दिया है। आप पैराग्राफ पढ़ो, किसके बारे में है उसको आप षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट कर दो। आपको अगर षष्ठी विभक्ति नहीं आती है, ठीक है, तो आप प्रथम विभक्ति एकवचन में दे सकते हो, परोपकार लिख दोगे तो भी शीर्षक नंबर मिल जाएंगे। अगर आप षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट करते हो, परोपकारस्य वर्णनम लगाते हो, या षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट करके महत्वम लगाते हो, तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा शीर्षक का। वर्णनम महत्वम षष्ठी विभक्ति के साथ ही लगेगा, और नहीं तो आपको नहीं बना रही है षष्ठी विभक्ति, तो आप प्रथम व्यक्ति में ही उत्तर दें, परोपकार है, ठीक है। एक पदेन उत्तरत, आपका अगला पॉइंट है बच्चों, एक पदेन उत्तरत। देखिए एक पदेन उत्तरत क्या है देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरत में क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक पदेन उत्तरत में आपको क्या करना है, प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आपको एक पद में देना होगा, यानी कि एक शब्द में देना होगा, पूर्ण वाक्य में नहीं। यानी प्रश्न में से लिखा वो पूर्ण वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्रश्न में से कोई शब्द नहीं यूज किया और आपने एक पद में दिया, यानी कि एक शब्द, यानी कि आपका कोई भी एक शब्द, 2 शब्द कोई भी हो सकते हैं, बस वो पैराग्राफ से लिए और लिखे, वो एक पदेन। और पूर्ण वाक्य में वो होता है प्रश्न से भी देना, जैसे श्री राम के पिता दशरथ थे, ठीक है, ये पूर्ण वाक्य उत्तर हुआ। प्रश्न है राम के पिता कौन थे, तो राम के पिता दशरथ थे, ये पूर्ण वाक्य उत्तर, क्योंकि प्रश्न में से ले लिया राम के पिता। और एक पदेन क्या होता है, राम के पिता कौन थे, केवल दशरथ दिया, तो इसको कहते हैं एक पदेन। बात समझ आ गई, ठीक है। मोहन विद्यालय जाता है, ठीक, तो प्रश्न बन रहा है मोहन कहाँ जाता है, तो विद्यालय, ये एक पदेन हो गया। मोहन विद्यालय जाता है, ये पूर्ण वाक्य हो गया, ठीक है। रामः कुत्र वसति, रामः कुत्र वसति, जयपुर नगरे, जयपुर नगरे, ये एक पदेन हो गया। रामः जयपुर नगरे वसति, ये पूर्ण वाक्य हो गया। बात समझ आ गई। तो मैंने आपको एक पदेन समझा दिया है और इसी क्रम में पूर्ण वाक्य भी आपको समझा दिया है, साथ साथ पूर्ण वाक्य, यानी कि पूरा उत्तर दें, पूरा उत्तर गद्यांश से चुनकर लिखना, ठीक है, लिखना, तथा प्रश्न में से भी लिखना, ठीक है, पूर्ण वाक्य कहलाता है। बात समझ आ गई। यानी गद्यांश से तो लिख रहे हो और प्रश्न से भी लिख रहे हो, पूर्ण वाक्य। और एक पदेन अभी मैंने आपको चर्चा की है, एक पदेन यानी कि एक पद में उत्तर देना, ठीक है, प्रश्न में से नहीं लिखना, वो एक पदेन होगा। बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट है संक्षिप्तीकरण। बच्चों ये क्या होता है, संक्षिप्तीकरण क्या होता है, यानी कि आपका पैराग्राफ 10 लाइन का है या 6 लाइन का है, आप उसमें से मुख्य लाइनें, जो सार वाली लाइनें, सार वाली पंक्तियों को आप संक्षिप्त रूप में लिखें। संक्षिप्तीकरण यानी उस पैराग्राफ को संक्षिप्त करके लिखें, छोटा करके लिखें, मुख्य लाइनें लिखें, वो संक्षिप्तीकरण में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए गद्यांश का संक्षिप्त रूप यानी गद्यांश का संक्षिप्त रूप करके लिखना। गद्यांश का संक्षिप्त रूप यानी कि आप मुख्य पंक्तियों को लिखना,
ठीक है, ये आपका संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। अगला पॉइंट बच्चों है अनुच्छेदात आधारितम भाषिक कार्यम। क्या है? अनुच्छेदात आधारितम भाषिक कार्यम। कार्य में निमों में हलन लगेगा। तो ये बच्चों आपके पैटर्न में बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पात्मक का प्रश्न, यानी कि आपके जो भाषिक कार्य में पूछा जाएगा व्याकरण से संबंधित, कर्ता बताओ, क्रिया बताओ, विशेषण विशेष्य पद बताओ, पर्याय विलोम बताओ। इसमें आपके ऑप्शन आएंगे ABCD, उसमें से आपको चयन करके उत्तर बोर्ड में देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? बहुविकल्प। अब इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं? भाषिक कार्य में क्या बनेगा? देखो, पहला है वाक्य कर्तृ क्रिया पद चयनम। ठीक है, वाक्य में कर्तृ क्रिया पद चयनम, यानी कि एक वाक्य बच्चों आएगा, उस वाक्य में आपको कर्ता बताना है कि उसमें कर्ता कौन है, संज्ञा पद और करने वाला, और क्रिया क्या है, यानी क्रिया यानी धातु। आपको अगर कोई धातु के रूप में दिख जाए क्रिया, वो हम समझ लेना क्रिया पद है। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है कर्ता क्रिया पद चयनम। आगे देखते हैं कर्तृक्रिया अन्विति। बच्चों कर्तृक्रिया अन्विति क्या होती है? कर्तृक्रिया अन्विति होती है, अगर कोई आपका वाक्य आया तो देखो, कर्ता की क्रिया बताओ। ठीक है, कर्ता की क्रिया बताना और क्रिया का कर्ता बताओ। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो इस पॉइंट में कर्ता क्रिया अन्विति मतलब कर्ता की क्रिया बतानी पड़ेगी। कर्ता कोई पूछा जाएगा, उसकी क्रिया पैराग्राफ से ढूंढ के बताओ, या वहीं उसी लाइन में होगी, या फिर क्रिया का कर्ता बताओ उसी लाइन में होगा, या पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। यह अन्विति होता है। और पूर्व में अभी आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो? कर्ता क्रिया पद चयनम। वाक्य आएगा, उसमें केवल कर्ता ढूंढना या क्रिया ढूंढनी। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट विशेषण विशेष्य चयनम या अन्विति। देखिए बच्चों, विशेषण विशेष्य चयनम या अन्विति, यानी कि पंक्ति दी हुई होगी, वहां पर आपको विशेषण बताना है, और वहीं अगर विशेष्य पूछ रहे तो विशेष्य बताना है। और ये तो होता है चयन। अन्विति क्या होती है? आपकी कोई विशेषण दे देंगे, ठीक है, तो उस विशेषण का विशेष्य पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। और अगर विशेष्य दे देंगे तो उस विशेष्य का विशेषण आपको अनुच्छेद यानी गद्यांश से ढूंढ करके चुन करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा विशेष्य होगा उसी के अनुसार विशेषण का उत्तर देना है। जिस विभक्ति में, जिस वचन में विशेष्य है, उसी विभक्ति उसी वचन में विशेषण का उत्तर देना है। बात समझ आ गई? अगला पॉइंट है संज्ञा पद स्थानीय सर्वनाम पद प्रयोग है। बच्चों, अभी मैंने शब्दरूप टॉपिक के अंदर संज्ञा की जगह सर्वनाम, सर्वनाम की संज्ञा बताया था। ये पॉइंट बच्चों कैसे ही पूछा जा सकता है। अगर आपका सर्वनाम पद दे दिया, सर्वनाम पद की जगह संज्ञा बताओ, तो आपको सर्वनाम पद में जो विभक्ति वचन है उसी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। सर्वनाम की जगह संज्ञा, और संज्ञा अगर दे दिया, संज्ञा की जगह सर्वनाम आपको बताना पड़ेगा, पैराग्राफ से ढूंढना पड़ेगा या उसी लाइन में ही। और अगर आपका यहाँ पे पूछ ले कस्मै प्रयुक्तम, अगर आपका पूछ लिया जाए कस्मै प्रयुक्तम, अगर आपका प्रश्न कस्मै से पूछ लिया जाए या कस्यै से पूछ लिया जाए, तो बच्चों ध्यान रखना, ये तो है किम शब्दरूप का पुल्लिंग चतुर्थी एकवचन, ये स्त्रीलिंग किम शब्दरूप की चतुर्थी एकवचन, कस्मै कस्यै। तो आप पुल्लिंग में उत्तर देंगे चतुर्थी विभक्ति में कन्वर्ट करके, और स्त्रीलिंग में भी चतुर्थी विभक्ति में कन्वर्ट करके स्त्रीलिंग उत्तर देंगे। कस्मै कस्यै अगर पूछा जाए कि सर्वनाम की जगह ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उस संज्ञा पद को चतुर्थी विभक्ति में कन्वर्ट करोगे, और स्त्रीलिंग में पूछे तो स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, सर्वनाम पद स्थानीय संज्ञा पद। देखो बच्चों, संज्ञा पद स्थानीय सर्वनाम पद कस्मै पूछे तो आप दे सकते हैं, और सर्वनाम की जगह संज्ञा पद बताओ तो भी आपको कस्मै कस्मै पूछा जाएगा। इनमें से इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना पड़ेगा। बस ये और ये पॉइंट एक दूसरे से कॉमन है, मतलब संज्ञा की जगह सर्वनाम लिखना है, संज्ञा की जगह सर्वनाम की जगह संज्ञा लिखना है। प्रश्न में जो विभक्ति है वचन उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। अब देखिए बच्चों, नंबर 6 पॉइंट है पर्याय विलोम व पदे दत्वा अनुच्छेदे दत्तम पद चयनम। इसका मतलब है यानी कि पर्याय विलोम, आपका प्रश्न पर्यायवाची का विलोम शब्द का प्रश्न बाहर से बनेगा, पैराग्राफ के अंदर से नहीं बनेगा, बाहर से बनेगा। उसका उत्तर आपका गद्यांश के अंदर होगा। गद्यांश में से आप चयन करना है, चुनना है, और आपको उत्तर देना है पर्यायवाची और विलोम शब्द। इसलिए आपको संस्कृत भाषा में पर्यायवाची विलोम शब्द याद होने
चाहिए। बात समझ आ गई? तो देखिए उदाहरण क्या है यहाँ पर बच्चों, देखो मैं एक ये इस वाक्य में और एक इस वाक्य में मैं आपको ये सारे पॉइंट समझा देता हूँ। मैंने पहले पॉइंट एक्सप्लेन किए, अब मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सह बालक मधुरम फलम खादति, मैंने यानी कि वह बालक मधुर फल खाता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछ लेगा कि इस पंक्ति में कर्ता बताओ, तो कर्ता कौन है? बालक, बालक। अब इस पंक्ति में क्रिया बताओ, खादति। क्लियर? क्योंकि धातु कौन किस में दिख रही है? खाद दिख रही है, तो ये क्रिया है, खादति। क्रियापदम किम खादति, कर्तृपदम किम बालकः। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनेगा, अगर प्रश्न बना दिया कि बालकः इति कर्तायाः क्रियापदम किम, यानी कि बालक कर्ता की क्रिया बताओ, तो खादति। ठीक है, ये अन्विति हो गई। खादति इति क्रियाया कर्तृपदम किम, तो खादति क्रिया का कर्ता बताओ, तो बालकः हो गया। ठीक है, तो ये आपकी अन्विति हो गई। एक यहाँ पर तीसरा प्रश्न बनेगा बच्चों कि इसमें इस पंक्ति में विशेषण पद क्या है? विशेषण यानी जिसकी विशेषता निकलती हो, विशेषण पदम किम, जिसकी विशेषता निकले यानी कि जिसमें विशेषता प्रकट हो रही हो। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जा रही। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण पद यानी विशेषता प्रकट होना यानी मधुर, वह बालक मधुर फल खाता है, यानी कि मधुर यानी मीठा, तो ये मधुर ये विशेषण पद है, तो मधुरम विशेषण पदम अस्ति। और इस पंक्ति में विशेष्य पद बताओ, तो मधुर क्या है बच्चों? फल है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, तो विशेष्य पदम फलम अस्ति। बात समझ आ गई? अग्रे चलतु, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आपका यहाँ पर पूछ लिया जाए कि फलम विशेष्य पदम विशेषण पदम किम, यानी कि फल का विशेषण पद क्या है? मधुरम, मधुरम का विशेष्य क्या है? फलम। बात समझ आ गई? अगला आपका सर्वनाम पद पूछ लिया जाए, सह सर्वनाम पद स्थाने, सह सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, यानी कि सह यहाँ कौन है? वह कौन है? बालकः। ठीक है, तो सह सर्वनाम पद की जगह बालक आएगा, क्योंकि ये जिस विभक्ति जिस वचन में, उसी विभक्ति उसी वचन में आपको बालक लिखना पड़ेगा। और अगर आपको पूछ रहे बालकः संज्ञा पद स्थाने सर्वनाम पदम किम, तो बालक की जगह सर्वनाम पद क्या आ रहा है? तो सह आ रहा है, तो इस तरह से यह सर्वनाम संज्ञा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैंने कर्ता क्रिया बताया, विशेषण विशेष्य बताया, और सर्वनाम और संज्ञा शब्द की प्रक्रिया ये मैंने इसमें समझा दी है। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या है। देखो ये है कर्ता, ये है सर्वनाम पद, लेकिन कर्ता के रूप में है, ये विशेषण है, और ये है विशेष्य। ठीक है, विशेषण पदम, विशेष्य पदम, कर्ता पदम, और ये बच्चों है क्रिया पदम। ठीक है, इसमें एक वाक्य में ही आपको सारे पॉइंट मैंने समझा दिए। समझ लीजिए आपका पैराग्राफ था। ठीक है, ये भी पैराग्राफ समझ लीजिए, वाक्य समझ लीजिए, पैराग्राफ। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? वन में घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, वन में घोड़े तेज दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपका पर्याय विलोम पद समझ लीजिए बनेगा। तो मैंने आपको बताया पर्यायवाची शब्द बार से बनता है और विलोम शब्द भी बार से बनता है, गद्यांश से नहीं बनेगा, और उत्तर आपका गद्यांश होगा। तो देखो कैसे बनेगा पर्यायवाची। यहाँ पर जैसे मैं बनाता हूँ, यहाँ पर इस जगह पहला पॉइंट पर्यायवाची का, जैसे यहाँ पर ये बना दिया अश्वाः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखत। ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न संस्कृत में ही आएंगे, अपठित गद्यांश में आपको खुद को मतलब निकाल के उत्तर ढूंढना पड़ेगा, कोई उसमें अर्थ नहीं बताएगा। ठीक है, उत्तर। दूसरा आपका प्रश्न बनेगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका बनेगा मंदम, क्या बना? मंदम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखत। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या बनेगा? तो देखिए बच्चों, अश्वाः इत्यस्य पदस्य पर्यायवाची,
यानी कि अश्वा का पर्यायवाची क्या है, पैराग्राफ ढूंढ के लिखो। तो देखो क्वेश्चन बाहर से आया, उत्तर पैराग्राफ में तुरगाह, क्या है उत्तर, तुरगाह, ठीक है। और मंदम यानी कि मंद यानी धीमे, मंदम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत, यानी कि मंद का विलोम शब्द लिखो पैराग्राफ ढूंढ के। तो यानी कि वे वन में घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, तो मंद यानी धीरे, धीरे का विलोम क्या होता है, तेज, तीव्रम, क्या उत्तर हो जाएगा, तीव्रम। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आप ये आंसर बाहर से प्रश्न बनेंगे पर्याय विलोम के उत्तर पैराग्राफ से दे सकते हैं। बात समझ आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे ये है सिस्टम, और ये अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश पूर्ण हुआ। इसकी PDF आपको मैं भेजूंगा, आप कॉपी में लिख लेना, समझ लेना, और आगे मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ के रूप में समझाऊंगा। धन्यवाद।